Hello everyone, welcome back to IES Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 13th of September 2023. From today's newspaper, the topics which we'll be discussing are about the Nipah virus, केरला के अंदर फिर से निपा वायरस की जो केसेस है वो देखने के लिए मिले हैं। ये आपका न्यूज़पेपर का पहले ही पेज पे दिया गया है। So we'll be discussing in detail everything about the Nipah virus. Second, about simultaneous elections. And third is about fraternity. So before we move to our main discussion, I would like to request all of you, if you're really liking our video, please to subscribe our channel IS Cafe and like and share our videos to as many students as possible. Coming to our main discussion. The Nipah breaks out again in Kerala, claims two lives. यानी कि अगेन का मतलब क्या है कि केरला में पहले भी निपा वायरस के जो केसेस है वो देखने के लिए मिले थे और अब फिर से ऐसा देखा गया है कि केरला के अंदर आपको निपा वायरस जो है फिर से देखने के लिए मिला है और उसकी वजह से 2 जाने भी जा चुकी है। तो अब निपा वायरस क्या है या फिर वायरस जो है वो क्या है उसको हम समझते हैं। जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, राइट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन, या तो आपके पास प्लांट्स होते हैं या आपके पास एनिमल्स होते हैं और यू कैन कंसिडर द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। बट आपके पास एक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है आपके पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। So can you people tell me that is the virus a living organism or a non-living organism? Usually we consider that virus is connecting link between a living organism and a non-living organism. ऐसा क्यों? Because वायरस के अंदर इसकी खुद की कोई भी मशीनरी नहीं है जिससे ये जिंदा रह सके या फिर अपना जो भी लिविंग कार्य होता है वो कर पाए। बट इसलिए इसको लिविंग नॉन लिविंग बोल दिया। लेकिन किसी होस्ट की मदद से अगर ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चला जाता है तो उस अगले लिविंग ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को यूज करके ये अपनी पूरी लाइफ स्पैन को कंप्लीट कर लेता है। यानी अगर ये अकेला कहीं बार यूं ही पड़ा है तो वो नॉन लिविंग है, बट किसी एजेंट की मदद से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर ये एंटर कर जाता है तो यूजिंग द मशीनरी of that particular living organism, the virus can complete its own life cycle. So that is the reason we say that virus is a link between a living organism and a non-living organism. ठीक है, यानी इसके पास खुद का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस पर अटैक करता है और उसको यूज करके रिप्रोड्यूस करता है। आई रिपीट कि अगर वायरस अकेला कहीं बाहर यूं ही पड़ा होगा एनवायरमेंट में, then it means that that virus is not having any type of its own genetic material. That virus has to be entered in other living organisms to use the machinery, to use the genetic material of that particular living organism to reproduce or to increase in number. So this is what the virus, this is why the virus is known as the link between the living and non-living. तो वायरस एग्जैक्टली क्या है? इन्फेक्शियस एंटिटी है, यानी ये इन्फेक्शन करती है, ये बीमारी कॉज करती है। ठीक है, अब हमने एक वर्ड यहाँ पे बोला दैट इज जेनेटिक मटेरियल। ओके, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। दैट मीन्स कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका सेल होता है, सेल के बीच में आपके पास न्यूक्लियस मिलता है और ये जो आपके पास न्यूक्लियस है इसके अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट। सो यू विल बी सो वंस आई वांट टू ड्रॉ इट वंस अगेन। फॉर एग्जांपल, you are having a cell. In this cell you will be having a nucleus,
ओके, तो इन दिस सेल यू विल बी हैविंग अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल जो है पड़ा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से इस न्यूक्लियस के अंदर यू विल फाइंड द जेनेटिक मटेरियल। So the genetic material is mostly of two types. One is your DNA, that is the deoxyribonucleic acid, and the other is your RNA, that is the ribonucleic acid. Okay? लेकिन जब भी हम न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में बात करते हैं, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। बट वायरस के केस में आपको 99% चांस मिलता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो वायरस क्लियर है, जेनेटिक मटेरियल क्लियर है। अब हम आ जाते हैं निप्पा के बारे में कि निप्पा एक वायरस है जिसकी वजह से केरला में बहुत बीमारियां होती थी, और फिर से केरला में ये केसेस देखने के लिए मिले हैं और 2 जाने भी जा चुकी हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या है, इट इज अ जूनोटिक वायरस। तो वायरस तो है, ये समझ आ गया। जूनोटिक का मतलब कि कोई एनिमल है, एनिमल का सोर्स है, वहां से ये वायरस जो है ह्यूमंस के अंदर आ रहा है। यानी कोई बीमारी जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर होती है, कोई वायरस जो एनिमल से ह्यूमन की तरफ स्प्रेड हो रहा है, तो ऐसी वायरस को, ऐसी डिजीज को जूनोटिक वायरस बोला जाता है। क्लियर है? That it is a zoonotic virus. It is transmitted from animals to humans. The organisms which causes the Nipah virus encephalitis is an RNA ribonucleic acid virus. तो बेसिकली ये जो आपके पास निप्पा वायरस इंसेफेलिटिस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल आप बात करोगे वो क्या हो जाएगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस, दैट इज द आरएनए वायरस, जो कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, पैरामिक्सोविरिडी। जीनस क्या है आपके पास, हेनिपा वायरस, विच इज क्लोजली रिलेटेड टू अ हेंड्रा वायरस। अब हेंड्रा वायरस क्या है, ये एक इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही रियरली इमर्ज होता है जूनोसिस से, जिससे बहुत ज्यादा फेटल डिजीज होती है घोड़ों के अंदर और ह्यूमंस के अंदर। सबसे पहले ये आपको देखा गया था मलेशिया के अंदर और सिंगापुर के अंदर। देखो, जब भी कंट्रीज का नाम याद आए आपको उसी वक्त मैप प्रैक्टिस करनी है। मैप ऐसे नहीं कि आप अलग से एक हफ्ता लेके बैठोगे, मैप का बेसिक क्लियर करो। जब भी न्यूज़पेपर में कोई भी कंट्री आती है, स्टार्ट प्लॉटिंग ऑन द मैप। फॉर एग्जाम्पल मलेशिया आया तो आपको पता होना चाहिए क्या है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। यहाँ पे आपके पास मलेशिया है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली आपको एक स्टेट भी मिलेगी, सिंगापुर है, स्टेट ऑफ मलक्का, राइट। आपके पास जितने भी आप इंपॉर्टेंट पैसेज है आपको ये पता होना चाहिए, राइट, सुंडा आइलैंड्स एंड ऑल, जस्ट मार्क इट। तो इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द डोमेस्टिक पिग, सबसे पहले जो डोमेस्टिक पिग है उसमें ये बीमारी है या फिर जो वायरस है वो देखा गया। बाद में बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज जैसे कि डॉग्स, कैट्स, गॉट, हॉर्सेस एंड शीप, ये सब देखने को मिला। So let's have a look on the transmission, the symptoms and the prevention. तो ऑब्वियसली अगर ये वायरस है और ये जूनोटिक वायरस है, तो वायरस बहुत इजीली इन्फेक्ट हो जाते हैं, हार्डली किसी टच के थ्रू या किसी भी तरह से। जब हम जूनोटिक बोल रहे हैं यानी इसका सोर्स क्या है, आपके पास एनिमल है, तो वो कौन सा एनिमल है, यहाँ पे चमगादड़, अ फ्रूट बैट, राइट। और यूजुअली इनके जो यूरिन होता है या फिर जो फीकल है, सलाइवा है या फिर जो बर्डिंग फ्लूइड होता है, these all are the transmitted agents for these, right? So what are the symptoms? The human infection present as an encephalitic syndrome, जिसमें आपको बुखार होता है, सर दर्द है, ड्राउजीनेस है, डिसोरिएंटेशन है। अब आप बोलोगे ये तो मुझे कोल्ड में भी होता है, सर दर्द होता है। सी, इनिशियल सिम्टम्स ये है, और हार्डली इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है कि यूजुअली पोटेंशियली क्या होती है, डेथ हो जाती है। कैसे रोक सकते हो? करंटली इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज नो वैक्सीन फॉर बोथ, ना ह्यूमंस के लिए है और ना ही एनिमल्स के लिए है। आपको इसमें केयर बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, हर साल ना डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इन द ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस, है ना, अभी निपा वायरस की चर्चा कर रहे हैं, उस वक्त जिका वायरस चल रहा था, दैट इज द जिका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड
by the same mosquito that transmit the dengue. Sexual transmission of Zika virus disease is possible. तो दो स्टेटमेंट दिया गया। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो जीका वायरस डिजीज है वो सेम मॉस्क्यूटो से फैलती है जिससे डेंगी वायरस होता है, डेंगी डिजीज होता है। और दूसरा, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस जो है वो पॉसिबल है। तो आपको आंसर बताना है, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ सी एंड बोथ वन एंड टू एंड नीदर वन एंड टू। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज जब आप जीका वायरस के बारे में पढ़ोगे तो पहली बात तो वो वायरस है, राइट? और जो वायरस है उसके अलग अलग सोर्स दिए गए थे जीका वायरस के टर्म में, जिसमें से एक सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी पॉसिबल था। एंड यस, दिस इज ऑल्सो रियलिटी दैट बोथ the mosquitoes are same for dengue and the Zika virus. So this is how you must remember अबाउट द इम्पोर्टेंट डिजीज। और ये तो 2017 का था, अब तो पैटर्न भी चेंज हो गया, आप एलिमिनेट भी नहीं कर सकते हो। आपको हर एक स्टेटमेंट के बारे में कंफर्म पता होना चाहिए, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हमारा फोकस होगा कि राइटर के अकॉर्डिंग देयर आर सर्टेन प्रॉफिट दैट इज प्रॉस एंड देयर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो क्रिटिक्स है वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं और जो लोग इसके फेवर में हैं वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो simultaneous elections. In the recent week, there has been increasing discussion about the possibilities of having national and state elections. अब इसके फेवर में ब्रॉडर वे में दो चीजें बोली गई थी। पहला, कि अगर हम सेंटर और जितने भी स्टेट के इलेक्शंस एक साथ करते हैं तो इसका पहला फायदा क्या होगा कि जो कॉस्ट है, यानी चुनाव कंडक्ट करवाने का, इलेक्शन कंडक्ट करवाने का जो कॉस्ट है, जो पैसा है, वो कम हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये बताते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो पूरे टाइम एक परमानेंट कैंपेन मोड में रहते हैं, क्योंकि कभी ना कभी हर जगह इलेक्शन होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो ध्यान है वो यहाँ से हटके रियल प्रॉब्लम्स की तरफ आएगा। लेकिन क्रिटिक्स का क्या कहना है उसको हम समझते हैं। So against this, the critics have pointed out that when you crunch the numbers, the actual financial savings are relatively minuscule. तो यहाँ पे critics कह रहे हैं कि अगर हम facts, number, data पर बात करेंगे तो एक्चुअल में जितना कॉस्ट कम आने का बात हो रहा है वो बहुत ही कम अमाउंट कम होगा। इतना कोई भारी अमाउंट में सेविंग नहीं हो रहा कि आप ये चीज बोल रहे हो, राइट? दूसरा, it is relatively recent pathology of the Indian political system that the central government ministers and politicians spend a significant amount of time campaigning in the state election. If the concern, therefore, is that frequent state election hamper governance and business of parliament, then simultaneous elections seem a needlessly complicated answer when a simple one is available that state elections should be primarily fought by the state party. दूसरा ये कह रहे हैं कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो फोकस है वो कैंपेनिंग की तरफ से होता है। तो राइटर ये कह रहा है कि भाई इसमें स्टेट इलेक्शन का प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि चाहे स्टेट में भी चुनाव हो रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स या पॉलिटिशियंस होते हैं वो स्टेट में जा जाके कैंपेनिंग करते हैं। तो हमको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें सिर्फ स्टेट के जो मेंबर्स हैं, स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं वो फोकस करें, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स यहाँ के फोकस करें। यहाँ पे चुनाव एक साथ कराने का कोई फायदा नहीं। तो रियलिटी जो है, क्या कह रहा है राइटर, कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, राइट? आप एक तरह से डेमोक्रेसी को हटके, डेमोक्रेसी को हटा के आप सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हो, और एक ऐसा टाइम भी आ सकता है कि आप डिक्टेटरशिप की तरफ चले जाओ। ओके, तो critics of simultaneous elections have raised few other objections. Pehla, the logical nightmare of conducting simultaneous elections in a country of little over 1.4 billion people in a context where even the state elections need to take place in the multiple phases. The second and the graver concern is incompatibility of a rigid election timetable. देखो इसमें क्या होता है कि आप एक रिजिड इलेक्शन का टाइम टेबल नहीं रख सकते। हर एक स्टेट का सर्कमस्टेंस अलग है, सिचुएशन अलग है।
कहीं पे सरकार गिर सकती है, कहीं प्रेसिडेंशियल जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो आप अंडर आर्टिकल 356, तो यू कैन नॉट मैनेज ऑल द थिंग्स टुगेदर, दैट इज वन साइड फिट ऑल वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगने वाला। So consequently, it is obvious that even if legally and practically one is able to synchronize the central and state elections for one cycle, this will break down the moment a government falls. So to this, two solutions have been proposed, both of which tend to make the problem worse. The first is that the president's rule will be enforced in the state until the 5 year period is over. Needless to say that this will starkly undermine both the federalism and democracy. दूसरा क्या बोल रहे हैं ये, that elections will be held in the state, but the term of new assembly will only be the next cycle until the next cycle, right? So not only does this undercut both just justification for simultaneous elections, cost and avoidance, but rather leads to perverse incentives. जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो बार्गेनिंग वाली चीज होती है, वो बढ़ सकती है. The upshot of this is that there will be a strong push towards avoiding the fall of a government, even when it has lost the confidence of the House in the ordinary course of things. As we have seen in India, there is an almost institutionalized remedy for this, defections or the horse trading. It is by now clear that the 10th schedule prohibition on the horse trading has been rendered more or less a dead letter as a policy. So the 10th schedule के बारे में यहाँ पे इन्होंने सीधा लिंक किया है, ठीक है. तो सीधा यहाँ पे अटैक फेडरलिज्म के ऊपर हो रहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर हो रहा है. तो यू नीड टू हैव एब्सोल्यूट पावर चेक इन दिस. नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज द फ्रेटर्निटी इन इंडिया. राइटर ने बहुत ही सिंपल डिस्कशन किया है कि इंडिया के अंदर फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो किस हद तक डिफरेंट है जो फ्रेटर्निटी का जो आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था. आई रिपीट कि जो फ्रेटर्निटी का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया या बताया गया, वो रियलिटी में इंडिया के फ्रेटर्निटी से कितना अलग है, राइट? तो फ्रेटर्निटी टेंड्स टू मेंटेन अ सोशल स्टेटस को. यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि एक फिलोसोफर है एंजल पुयोल आर्ग्यूज इन हिज 2019 बुक द पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी डेमोक्रेसी बियॉन्ड द फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी should be mainly understand in the domain of politics. So that is to say that, देखो इसको मैं बहुत ही एक दो लाइन में समझा देती हूँ, फिर ये न्यूज़पेपर की लाइनें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतना भारी वो नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेटर्निटी है, दैट मीन्स द ब्रदरहुड. तो क्या यहाँ पे राखी बांध के भाईचारा करने की बात हो रही? नहीं. इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री. इंडिया में देयर इज ह्यूज गैप, द इनइक्वालिटी गैप, चाहे वो आप पैसों की तौर पे देखें, सोशल स्ट्रक्चर की तौर पे देखें, रिच और पुअर की तौर पे देखें, ट्रांजिशनल जो मिडिल क्लास सोसाइटी उसके बारे में देखें. तो फ्रेटर्निटी मीन्स टू एम्पावर द पुअर, टू एम्पावर द वीकर सेक्शन, एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ना. तो ये पूरा क्रक्स है इस पूरे एडिटोरियल का, जो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं. So what are the limits of fraternity? That certain preconditions are necessary in order to achieve this kind of political fraternity. सबसे पहले, fraternity does not mean anything if it glosses over the social inequality and then invokes the social solidarity. Such a solidarity comes riding on the hate against an imaginary other and tends to maintain the social status quo, which bolsters the already privileged at the cost of continued subjugation of the unprivileged. Secondly, the call of such a fraternity is increasingly replaced with the rhetoric, belligerent nationalism, while castigates a homegrown religious minorities as its arch enemy. The religious minorities जो है उनको भी यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को मिली. So this is it for today's discussion. I hope you are liking our videos. So thank you so much. कल और परसों की 2 दिन की वीडियोस जो है रिकॉर्ड होना नहीं हो पाया बिकॉज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया. तो या तो आज या फिर कल जो कल का पेपर होगा उसी के साथ हम उसको ऐड कर देंगे, आप वहां पे उसको देख सकते हैं. ओके, so thank you so much. Like, share our videos, and please do subscribe.
Thank you.